नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिब्रज। अजातशत्रु का वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? पाटलिपुत्र में। बोधगया में बोधिवृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम? धर्मपाल। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी का। पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं उदयन। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में करवाया? आजीविकों ने। नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया मगध पर? मौर्य वंश ने नंद के बाद किया शासन। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ पर स्थित थी? वैशाली में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया? राजगृह में। अब बात करते हैं बिहार का मध्यकालीन इतिहास। बिहार मिडिवल हिस्ट्री। बिहार के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लगभग 12वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक की घटनाओं को शामिल करते हैं। इसका आरंभ बिहार में तुर्कों के आगमन से होता है, जबकि अंत यूरोपियों के आगमन से। सल्तनत काल में बिहार इन अ सल्तनत पीरियड। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसने 12वीं सदी के अंत तथा 13वीं सदी के प्रारंभ के मध्य बिहार पर आक्रमण किया था। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। इसने स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती लक्ष्मणवटी को बनाया था। इसने स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती लक्ष्मणवटी को बनाया था। बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने कर दी। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों में हिसामुद्दीन इवाज को हराया। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। 1229-30 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती बंगाल को एक कर दिया था। सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खान भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बने। गया प्रशस्ति। गया के वनराज नामक राजा की प्रशस्ति के अनुसार गया बलबन के राज्य में शामिल था। 1297 में दरभंगा के राजा सक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित कर दिया। हालांकि इस्माइल के दूसरे आक्रमण में हार के बाद सक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से समझौता कर लिया। गियासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार और प्रांतपति मुज्दुल मुल्क था। कौन था? मुज्दुल मुल्क। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजगृह राजगीर
के जैन मंदिरों को दान दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। इस समय के प्रमुख प्रशासक मलिक इब्राहिम, जिसको मलिक बया भी कहते हैं, को माना जाता है, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। इसका सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा इसको नियुक्त किया गया, ख्वाजा जहां को। शेर शाह की बात करते हैं। यह तत्कालीन सहसराम या सासाराम के जागीरदार हसन खान सूर का पुत्र था। किसका पुत्र था? हसन खान सूर का। 1536 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ा के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया। 26 जून 1539 को इसने चौसा यानी बक्सर के युद्ध में मुग़ल शासक हुमायूं को हराया। तारीख़ दाऊदी, जिसकी रचना अब्दुल्लाह ने की थी, के अनुसार शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ दुर्ग का निर्माण भी करवाया। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जिसके निर्माण कार्य का आरंभ स्वयं शेरशाह ने, जबकि पूरा इस्लाम शाह ने करवाया। निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया? शेरशाह ने। और पूरा किसने करवाया? इस्लाम शाह, उसके बेटे ने। शेरशाह द्वारा सुलेमान करारानी को बिहार का सूबेदार मुक्ता का पद प्रदान किया गया था। तो बिहार के सूबेदार को क्या कहते थे? मुक्ता। किसको दिया गया शेरशाह द्वारा यह पद? सुलेमान करारानी को। मुग़ल काल में बिहार इन मुग़ल पीरियड। 1576 ईस्वी में बिहार पर मुग़लों का अधिकार हो गया। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। अकबर के सेनापतियों में मानसिंह ने 1587 से 1594 के मध्य गिद्धौर, खड़गपुर तथा भोजपुर के सरदारों को पराजित करने के साथ रोहतास को राजधानी बनाया। बिहार के सूबेदार के रूप में बाज बहादुर की नियुक्तियां जहांगीर द्वारा की गई थी। इसने दरभंगा में नूर सराय का निर्माण करवाया था। परवेज पहला मुग़ल राजकुमार था जो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसके द्वारा किया गया? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1626 से 1627 में बिहार में मिर्ज़ा रुस्तम सफ़ावी जहांगीर द्वारा नियुक्त अंतिम मुग़ल सूबेदार था। बिहार के सूबेदार के रूप में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज़ जंग की नियुक्ति शाहजहां ने की थी। शाइस्ता खान मुमताज़ महल का भाई 1639 से 1643 ईस्वी तक बिहार का सूबेदार रहा। औरंगज़ेब के समय में औरंगाबाद में दाऊद नगर नामक शहर को बसाया गया था। 1665 ईस्वी में बर्नियर ब्रिटिश यात्री आया था। इस समय यहाँ का सूबेदार लश्कर खान था। 1702 में अजीम औरंगज़ेब का रिश्तेदार था, तो 1702 में अजीम बिहार का सूबेदार बना, जिसने पटना का पुनर्निर्माण कराकर इसे अजीमाबाद नाम दिया। 1713 में पटना में मुग़ल बादशाह फारुखसियर का राज्याभिषेक हुआ। बिहार में चेर राजवंश, चेर डायनेस्टी इन बिहार, इसका उदय पाल वंश के पतन के बाद हुआ था। इसके अंतर्गत शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पालमू के क्षेत्र शामिल थे। 1611 में उज्जैनों तथा चेर राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए। चेर वंश के राजा फूलचंद को जगदीशपुर यानी भोजपुर के मेले को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मेदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेरों का सबसे प्रमुख शासक रहा। 1660 ईस्वी में चेर राजवंश के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों पर मुग़लों का अधिकार हो गया। बिहार में नुहानी वंश, नुहानी डायनेस्टी इन बिहार, 1495-96 में दरिया खान नुहानी सिकंदर लोदी द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। यह अपने पद पर 1523 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात इसका पुत्र बहार खान नुहानी प्रशासक नियुक्त हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बहार खान ने बिहार में स्वतंत्र शासन स्थापित किया तथा सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण की। बहार खान ने 1526 ईस्वी में कनकपुरा के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। बहार खां के बाद फरीद खां शेर शाह के संरक्षण में उसका पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां बिहार में नुहानी वंश का अंतिम शासक बना। नोट देख लेते हैं।
बिहार के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार डीएलपी की बुकलेट मध्यकालीन भारत बिहार के विशेष संदर्भ सहित इसको आप देख सकते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। नालंदा बिहार का विध्वंसक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, फिर बाद में सुल्तान की। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। 13वीं शताब्दी में गयासुद्दीन बलबन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। मलिक अलाउद्दीन जानी इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त बिहार का प्रथम सरदार था। 1616 में मनेर यानी पटना में इब्राहिम खान द्वारा निर्मित मखदुम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मध्यकालीन इतिहास में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। बाढ़ बहादुर को जहांगीर कुली खां की उपाधि प्राप्त थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अब बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया बख्तियार खिलजी ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1532 में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। किसने? अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, फिर बाद में सुल्तान की। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया शेरशाह ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया मलिक जानी को। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। अब बात करते हैं अध्याय 4 की, बिहार आधुनिक इतिहास, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री। बीती हुई घटनाओं का लिखित एवं प्रामाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। बिहार में आधुनिक इतिहास का कालक्रम सामान्यतः यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से माना जाता है। क्योंकि यूरोपीय व्यापारियों ने भारत आगमन के क्रम में बिहार का भी चक्कर लगाया तथा बिहार के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को सफल बनाया, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों ने बिहार में अनेक फैक्ट्रियां स्थापित की। अंततोगत्वा बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप कर शासन संचालित हेतु सर्वे सर्वा बने। तत्पश्चात बिहार के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना उजागर हुई तथा स्वतंत्र राज्य की मांग उठने लगी, जिसका आगे चलकर स्वतंत्र बिहार राज्य के रूप में गठन हुआ। आधुनिक बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम, सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डेनिश आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिशर्स आए। बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन, सर्वप्रथम बिहार में पुर्तगाली व्यापारी आए जो बंगाल के हुगली में स्थापित व्यापारिक केंद्र से नाव के माध्यम से पटना आया जाया करते थे। पुर्तगालियों द्वारा निर्यातित वस्तुओं में मुख्यतः चीनी, मिट्टी के बर्तन तथा विभिन्न प्रकार के मसाले थे, जबकि आयातित वस्तुओं में मुख्य रूप से सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र होते थे। बिहार में डच व्यापारियों का आगमन, डच सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। डचों का अधिकांश रुझान सोने के व्यापार की तरफ था। इसके अलावा चीनी, अफीम और सूती वस्त्र के व्यापार में भी इनकी काफ़ी अभिरुचि रही है। सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने हेतु डच प्रधान नाथियस वैंगडेन बरूक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से 1662 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया। बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन, बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व पटना में 1734 ईस्वी में माल गोदाम की स्थापना से माना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य बिहार से शोरह प्राप्त करके अपने व्यापार को उन्नत स्वरूप में स्थापित करना था। फ्रांसीसी कंपनी के प्रमुख एम जियाला बंगाल छोड़कर 2 मई 1757 को बिहार के भागलपुर तथा 3 जून 1757 ईस्वी को पटना पहुंचा। बिहार में डेनिश व्यापारियों का आगमन, सर्वप्रथम बिहार के पटना में डेनिश फैक्ट्री की स्थापना 1774 से 1775 ईस्वी में हुई। ये मुख्यतः शोरे का व्यापार करते थे। बाद में ब्रिटिश कंपनी से मतभेद होने के पश्चात इनके व्यापारिक फैक्ट्री एवं स्थल जब्त हो गए। बिहार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन,
पहली बार पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 ईस्वी में जॉब चरनाक को नियुक्त किया गया, जो 1680 से 81 तक इस पद पर रहा। 1691 में पटना के गुलजार बाग में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायी माल गोदाम स्थापित हुआ। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 एवं बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों के विजित होने के पश्चात बिहार पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला या अंग्रेजों का गवर्नर भी कह सकते हैं, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इस संधि में मुख्य रूप से पराजित पक्ष का नेतृत्व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया, जबकि विजित पक्ष का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान रॉबर्ट क्लाइव ने किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल की तरफ से जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किया था शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सम्राट था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बिहार में विभिन्न विद्रोह। एक तरफ जहां आमजनों के प्रति मुगलों एवं मराठों तथा स्थानीय जमींदारों की नीतियां शोषणपरक एवं दमनात्मक रूप लिए हुई थी, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी कंपनी स्वलाभ को ध्यान में रखकर जनजातियों, किसानों और श्रमिकों के प्रति कठोरतापूर्वक नियम कानून लागू करने में डटा रहा। अतः इन सभी वर्गों ने अपने अपने अधिकार की प्राप्ति हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार से विद्रोह किया। बिहार में जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार। 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी में बिहार के जनजातीय बहुल इलाकों, वर्तमान झारखंड में ब्रिटिश सरकार तथा इनके द्वारा नियुक्त एजेंटों, व्यापारियों, महाजनों के खिलाफ अनेक सशस्त्र विद्रोह देखने को मिले। इन विद्रोहों के मूल में जाने पर कई कारण दृष्टिगत होते हैं, जिसके चलते इन्हें विद्रोह करने पर मजबूर होना पड़ा। आदिवासी जीवन पद्धति में वन तथा वनोपज का काफ़ी महत्व था। यह उनके आर्थिक उपार्जन का मुख्य आधार था। इस तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा जब वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया तो यह आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों पर कुठाराघात था। भू राजस्व की नवीन पद्धति से महाजनी व्यवस्था को बढ़ावा मिला तथा ऋण के कुचक्र में फंसकर आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल किए जाने लगे। आबकारी करों की बढ़ोतरी ने भी इनके असंतोष को बढ़ाया। आदिवासियों द्वारा निर्मित की जाने वाली शराब पर भी उत्पाद शुल्क लगा दिया गया, जिससे इसका उत्पादन प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त नमक और अफीम पर कर की वसूली तथा अफीम, जिसको पॉपी कहते हैं, की जबरन खेती कराए जाने से इनका संतोष बढ़ा। अफीम को ओपियम भी कहते हैं। आदिवासी अपने सांस्कृतिक जीवन में किए जा रहे हस्तक्षेप से भी आहत थे। ईसाई मिशनरी आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश कर उनकी संस्कृति को निकृष्ट साबित करके अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास कर रही थी। साथ ही इनके समाज में प्रचलित प्रथाओं को विभिन्न कानूनों के माध्यम से प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके चलते इनके मन में असंतोष की भावना घर कर रही थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे को ध्वस्त करते हुए राजस्व एवं सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के क्रम में इन आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस थाने, सैनिक छावनियाँ स्थापित की गईं। साथ ही इन इलाकों को कंपनी निर्मित कानूनों के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया, जबकि आदिवासी इस शोषणपरक व्यवस्था को स्वीकार करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक जीवन में किए गए हस्तक्षेप ने इनके असंतोष को भड़काया तथा ये विद्रोह करने पर उतारू हो गए। उनके द्वारा किया गया विद्रोह निम्नलिखित है। जनजातीय विद्रोह, उनकी विशेषताएं। पहला, तमाड़ विद्रोह। इस विद्रोह का संबंध उरांव जनजाति बनाम छोटा नागपुर में राजा एवं जमींदार, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था, उनके बीच रहा। इस विद्रोह का काल 1789 से 1794 के बीच में रहा। हो विद्रोह, हो जनजाति, वैसे झारखंड की है ये। छोटा नागपुर के जनजाति समाज ने सिंह भूमि के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का समय 1821 से 1822 तक रहा। कोल विद्रोह,
विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम था। विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत, सिंह राय तथा सूर्य मुंडा रहे। फिर है भूमज विद्रोह। यह विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों एवं जनजातीय जमींदारों का सम्मिलित रूप से किया गया विद्रोह था। यह विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों एवं जनजातीय जमींदारों का सम्मिलित रूप से किया गया विद्रोह था। इसका नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण था। संथाल विद्रोह। इस विद्रोह का क्षेत्र वीरभूम, सिंहभूम, मानभूम और बाकुड़ा था। विद्रोह का मुख्य कारण कृषकों का उत्पीड़न था, जिसमें जनजातियों की कृषि एवं वनों से जमींदारों द्वारा बेदखल करना जाना शामिल था। विद्रोह का प्रमुख कारण कृषकों का उत्पीड़न था, जिसमें जनजातियों के कृषि एवं वनों पर से जमींदारों द्वारा बेदखली करना शामिल था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद थे। इसकी शुरुआत 1855 से 1856 ईस्वी में हुई। इसी समय संथालों ने अपनी समानांतर सरकार की घोषणा की भागलपुर राजमहल क्षेत्र में की। इस विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण 30 नवंबर 1856 ईस्वी में किया गया। इस जिले का प्रथम जिलाधीश एशली एडेन को बनाया गया। खरवार विद्रोह। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी था। इस विद्रोह का उद्देश्य मुख्यतः जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना था। इस विद्रोह का क्षेत्र संथाल परगना था। मुंडा विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी को आदिवासी समाज ने लगान माफ़ी हेतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ किया। मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को उल गुलान कहा जाता है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया था तथा रांची जेल में कैद कर दिया गया था। जेल में ही हैजा रोग के शिकार होने के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हो गई थी। रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास बिरसा की समाधि है। जमीन संबंधी अधिकार एवं बेकारी से मुक्ति हेतु मुंडा आदिवासियों के हित में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 पारित हुआ। ताना भगत आंदोलन। जात्रा भगत के नेतृत्व में 1913 से 1914 ईस्वी में यह आंदोलन उरांव, मुंडा और संथाल जनजातियों का सम्मिलित रूप से किया गया आंदोलन था। प्रमुख मांगे क्या थी? लगान न देने का आह्वान, क्योंकि भूमि ईश्वर की है, मनुष्यों में समता और स्वशासन का अधिकार। इस आंदोलन के अन्य नेता देबिया, माया, सिबू आदि थे। नोनिया विद्रोह। बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया एवं हाजीपुर में 1700 से 1800 के बीच में यह विद्रोह हुआ। इसका मुख्य कारण शोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को न मिलना था। वहाबी आंदोलन। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की मांग एवं सामाजिक पुनर्गठन के साथ साथ ब्रिटिश शासन की समाप्ति करना था। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी था, जबकि बिहार में पटना के विलायत अली एवं इनायत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी था, जबकि बिहार में पटना के विलायत अली और इनायत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पटना को इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र 1830 के दशक में बनाया गया, जिसका नेतृत्व विलायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन एवं इनायत अली इत्यादि ने संभाला। लोटा विद्रोह। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों के बीच पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे देने के क्रम में कैदियों ने 1556 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। चेरो विद्रोह। चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्हें शंका थी कि राजा अंग्रेजों के साथ मिलकर किसानों के विरुद्ध कार्रवाई में भाग लेता है। इसकी शुरुआत सन 1800 ईस्वी में हुई। सरदारी आंदोलन। इसकी शुरुआत 1859 ईस्वी में हुई, जो 1881 तक चला। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भूमि पर से जमींदारों को बाहर निकालना तथा भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना था। अब बात करते हैं संथाल विद्रोह की। संथाल रिवॉल्ट। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए जनजातीय संघर्षों में संथाल विद्रोह 1855-1856 सर्वाधिक सशक्त विद्रोह था। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच
जो दामन ए कोह नाम से प्रसिद्ध था तथा संथाल बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, में हुआ। इस विद्रोह का मूल कारण ब्रिटिश शासन तथा इसके समर्थक वर्गों यथा जमींदारों, साहूकारों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक जीवन में किया जा रहा हस्तक्षेप था। संथाल इस विद्रोह के माध्यम से गैर आदिवासियों को अपने क्षेत्र से भगाने तथा ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह समाप्त कर अपने पारंपरिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का प्रयास कर रहे थे। संथाल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनके जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि था। इनके बीच झूम खेती का प्रचलन प्रचलित था। इस विद्रोह का मूल कारण ब्रिटिश शासन तथा इसके समर्थक वर्गों तथा जमींदारों, साहूकारों तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व सांस्कृतिक जीवन में किया जा रहा हस्तक्षेप था। संथाल इस विद्रोह के माध्यम से गैर आदिवासियों को अपने क्षेत्र से भगाने तथा ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह समाप्त कर अपने पारंपरिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का प्रयास कर रहे थे। संथाल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनके जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि था। इनके बीच झूम की खेती का प्रचलन था, जिसके तहत जंगल को साफ करके खेती की जाती थी। यहीं से इन्हें ईंधन और पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त होता था। इसी कारण इन्हें अपनी भूमि से भावनात्मक लगाव था। अंग्रेज़ों के आगमन ने इस व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भू स्वामित्व की नई पद्धतियां लाई गईं, जिसे ज़मींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत सामूहिक रूप से लगान अदा करने के बजाय अब प्रत्येक संथाली को व्यक्तिगत रूप से लगान अदायगी के लिए उत्तरदायी बनाया गया। साथ ही आदिवासी समाज के द्वारा उत्पादित हर वस्तु पर नया कर आरोपित कर दिया गया, जो इन आदिवासियों की क्षमता से बहुत अधिक था। नए वन कानून के द्वारा पहले से प्रयोग में लाई जा रही जंगली भूमि तथा वनोपज के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण इनके आर्थिक उपार्जन के रास्ते बंद होने लगे। करों की वसूली के लिए इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों को नियुक्त किया जाने लगा। इस तरह अब इस समाज में बाहरी तत्वों का प्रवेश शुरू हुआ। धीरे धीरे इन बाहरी लोगों, जिन्हें संथाली दिक्कू कहकर बुलाते थे, की जनसंख्या में भारी वृद्धि होने लगी तथा ये अपनी आर्थिक संपन्नता के बल पर इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करने लगे तथा संथालों के शोषण का दौर आरंभ हुआ। इस तरह आर्थिक उपार्जन के सारे रास्ते बंद होने तथा लगान में भारी बढ़ोतरी के कारण संथाल लगान चुकाने में असमर्थ होने लगे, जिसके कारण उनकी ज़मीन नीलाम की जाने लगी। अपनी ज़मीन को बचाने तथा लगान अदायगी के लिए संथालों ने साहूकारों और महाजनों से ऊंची दर पर लगान लेना आरंभ कर दिया। साहूकारों द्वारा इन ऋण प्रविष्टियों में गड़बड़ी करने, ब्याज की दर में बढ़ोतरी के कारण संथाल इन ऋणों को चुकाने में असमर्थ थे। इस तरह से वे साहूकारों के ऋण के जाल में फंसते चले गए। इस प्रकार संथालों की इस आर्थिक दुर्बलता के कारण भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, अर्थात संथालों को अपनी भूमि गंवानी पड़ी और उनसे बेगार करवाई जाने लगी। बेगारी के दौरान उन पर अनेक तरह के अत्याचार किए गए। इन अत्याचारों के विरुद्ध शिकायत करने के बावजूद न्यायालय और प्रशासन की शिथिलता ने इनके आक्रोश को और भी बढ़ाने का कार्य किया। अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व संथाल धार्मिक रूप से स्वतंत्रता की स्थिति में थे। अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ये अपने बीच से ही पुरोहित का चुनाव करते थे, जो उनके पूर्वज एवं भगवान से उनका संबंध स्थापित करते थे। किंतु ईसाई मिशनरियों के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, जिसके कारण इनमें विद्रोह की प्रवृत्ति पनपी। इसके साथ ही सामाजिक व राजनीतिक ढांचे में अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए हस्तक्षेप ने इनके आक्रोश को बढ़ाया तथा 1854 के आते आते आदिवासियों में असंतोष की तीव्रता बढ़ने लगी। इसी क्रम में भागलपुर से वर्धमान तक रेल निर्माण हेतु बनी परियोजना में संथालों को बेकार करने पर मजबूर किया गया तथा इनकार की स्थिति में कठोर यातना दी गई। इस घटना के विरोध में 30 जून 1855 को भगनाडीह में 400 गांवों के करीब 6000 संथाल प्रतिनिधि इकट्ठा हुए तथा विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में अपने शोषण से मुक्ति
हेतु गैर आदिवासियों को भगाने तथा ब्रिटिश शासन को समाप्त कर सतयुग के समान न्याय और धर्म का राज स्थापित करने का संकल्प लिया गया। सिद्धू तथा कान्हू ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला तथा संथालों को स्वराज दिलाने का वादा किया। उन्होंने कृषि कर के लिए नया मापदंड एवं ब्याज की संशोधित दर की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा अपने आप को वहां का गवर्नर घोषित किया। उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने उन्हें यह निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए हथियार उठा लें। आदिवासी समाज को इस विद्रोह के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने जुलूस, ढोल, नगाड़े का उपयोग कर संघर्ष का आह्वान किया। शीघ्र ही लगभग 60,000 संथाल जमा हो गए। विद्रोह के पहले चरण में उन्होंने जमींदारों, महाजनों तथा पुलिस अफसरों पर हमला करना शुरू किया। ब्रिटिश शासन के सभी प्रतीकों को निशाना बनाया गया। संथालों के इस संगठित विद्रोह को दबाने के लिए सेना का सहारा लिया गया। हालांकि आरंभ में गैर बराबरी के इस संघर्ष में एक तरफ आधुनिकतम हथियारों से लैस सेना थी, दूसरी तरफ पत्थर, भाले, तलवार, तीर धनुष के साथ जूझते संथाली पुरुष एवं महिला थे। स्थिति की नज़ाकत को समझते हुए ब्रिटिश प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान करने के लिए अपने उच्चाधिकारियों को भेजा, किंतु इस समय तक संथालों का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। संथाल विद्रोह इस क्षेत्र से अंग्रेजी सत्ता का नामो निशान मिटाने पर उतारू थे। संथाल विद्रोही इस क्षेत्र से अंग्रेजी सत्ता का नामो निशान मिटाने के लिए उतारू थे। इस विद्रोह की तीव्रता को देखते हुए सेना का सहारा लेकर इसे दबाने का प्रयास किया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियां भेजी गईं तथा उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। साथ ही विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी के लिए नाम की घोषणा की गई। अंततः ब्रिटिश सत्ता के घोर अत्याचार एवं निरंकुशतापूर्ण कार्रवाई ने 1856 ईस्वी के अंत तक इस विद्रोह को कुचल दिया। इस तरह संथाल विद्रोह एक सशक्त जनजाति विद्रोह था। इसकी प्रशंसा इस बात के लिए की जाती है कि इतने कम समय में 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को एकजुट कर उनमें स्वतंत्र चेतना उत्पन्न करना आसान कार्य नहीं था। फिर भी उन्होंने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया, जो कि इनकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता का परिचायक है। इस विद्रोह की असफलता के लिए अनेक कारकों को जिम्मेदार माना जाता है। जैसे संथाल विद्रोहियों के हथियार परंपरागत थे, जिसका मुकाबला ब्रिटिश सरकार के आधुनिक हथियारों से नहीं किया जा सकता था। वस्तुतः यह जाति एवं धर्म के नाम पर संगठित एक जनजाति विद्रोह था, जिसमें वर्ग भावना का अभाव था। साथ ही सीमित दायरे में फैले इस विद्रोह का स्वरूप स्थानीय था, जिसका मुकाबला ब्रिटिश साम्राज्य की सुनियोजित सत्ता से था। विभिन्न इतिहासकारों ने संथाल विद्रोह के बारे में भिन्न भिन्न बातें कही हैं। मुले नामक इतिहासकार ने इसे मुठभेड़ की संज्ञा दी है तथा उनकी बहादुरी का वर्णन इस प्रकार किया है। संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। असहनीय यातना सहने के बावजूद उन्होंने उफ तक नहीं की और न आत्मसमर्पण किया। एक बार एक झोपड़ी में 35 संथाली छिपे हुए थे तथा बाहर सिपाहियों ने उन्हें घेर रखा था। सिपाही गोली चलाते तथा संथाल तीर। जब संथालों के पास तीर समाप्त हो गए तो सिपाही उस झोपड़ी में घुसे। उस झोपड़ी में केवल एक बूढ़ा संथाल जिंदा बचा था। एक सिपाही ने जब उसे आत्मसमर्पण करने को कहा तो वह बूढ़ा संथाल सिपाही पर टूट पड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से उस सिपाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। संथाल विद्रोह के परिणाम। रिजल्ट्स ऑफ संथाल अपराइजिंग। विद्रोह समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भागलपुर एवं वीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना नामक जिले का निर्माण किया गया। संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम बनाया गया। संथालों के ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई तथा ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस का अधिकार दिया गया। इनकी सामाजिक व्यवस्था को पुनः मान्यता प्रदान की गई और 37वें अधिनियम के तहत 1856 में संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जिसके अनुसार यहाँ सामान्य कानून लागू नहीं किया जा सकता था। अब बात करते हैं बिरसा आंदोलन की, बिरसा मूवमेंट। बिरसा आंदोलन 1899 से 1900 के बीच में हुआ। जनजाति विद्रोह में सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा जनजातियों द्वारा किया गया यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके परंपरागत अधिकारों में किए गए हस्तक्षेप का परिणाम था।
मुंडा जनजातियों के बीच सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसे खूंट कट्टी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक यह जनजाति अपने पारंपरिक सामाजिक व राजनीतिक ढांचे में शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत कर रही थी, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर निजी भू स्वामित्व पर आधारित एक नवीन व्यवस्था की शुरुआत की गई, जो शोषण पर आधारित थी। इस तरह सरकार द्वारा नियुक्त जागीरदार, ठेकेदार, व्यापारी तथा महाजनों ने सामूहिक खेती की इस परंपरा पर हमला बोला। सरकार की इस नीति के विरोध में मुंडा सरदार लगभग 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के अपने पारंपरिक अधिकारों के लिए लड़ते रहे। दूसरी तरफ हिंदू पुरोहितों के जमींदारों जैसा व्यवहार तथा उनके अत्याचार से त्रस्त होकर मुंडा जनजाति के लोग ईसाई मिशनरियों की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि ये मिशनरियाँ उनके प्रति सहानुभूति का भाव रखती थीं। किंतु कालक्रम के साथ औपनिवेशिक शासक, जमींदार तथा ईसाई मिशनरियाँ एक दूसरे का सहयोग करने लगे, जिसके कारण मुंडाओं में यूरोपीय लोगों, सरकारी अफसरों, जमींदारों, मिशनरियों तथा ब्रिटिश शासन से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ विद्रोह का भाव जाग उठा। इन परिस्थितियों में बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 1874 में बटाई पर खेती करने वाले एक परिवार में हुआ था, ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। बिरसा अपनी औषधि तथा चिकित्सकीय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। आरंभिक जीवन में वह ईसाई धर्म के प्रभाव में आकर ईसाई बन गया था, किंतु बाद में उसने वैष्णव धर्म स्वीकार किया तथा अपने अनुयायियों को शुद्ध और नैतिक जीवन यापन करने तथा मांस का भक्षण न करने की प्रेरणा दी। उसने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया तथा अपनी चमत्कारिक शक्ति के बल पर अंग्रेज़ों को भगाने का संकल्प लिया। इस तरह वह अब हजारों आदिवासियों का नेता बन गया तथा जल्द ही वह धार्मिक आंदोलन, खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। बिरसा मुंडा गांव-गांव घूमकर धार्मिक व राजनीतिक आधार पर आदिवासियों को एकजुट करने लगा। उसने औपनिवेशिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नीतियों के विरोध का आह्वान किया। साथ ही अंग्रेजी प्रभुत्व को समाप्त करने तथा दिकुओं से इस क्षेत्र को मुक्त करने की अपील की। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उसने 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुंडा जाति का शासन स्थापित करने हेतु ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, अफसरों तथा ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान किया। उसका कहना था कि कलयुग को समाप्त कर सतयुग की स्थापना करनी है तथा दिकुओं के खून से धरती को ऐसे लाल करना है जैसे लाल झंडा हो। उसकी अपील पर लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार, कुल्हाड़ी और अन्य हथियारों से लैस होकर बिरसा के नेतृत्व में चल पड़े। इन्होंने ईसाई मिशनरियों पर छापे मारे और अनेक स्थानों पर इनकी हिंसक झड़पें हुईं। अब सरकार इस विद्रोह के दमन के लिए तत्पर हुई और फरवरी 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जहां जून में उसकी मृत्यु हो गई। अन्य विद्रोहियों को भी गिरफ्तार कर विद्रोह को कुचल दिया गया। हालांकि यह आंदोलन विफल रहा, किंतु यह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त चुनौती पेश कर सका। इससे जनजातियों में एकता एवं संगठनात्मक प्रवृत्ति का विकास हुआ। इसके कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1903 में मुंडा जाति की खूंट कट्टी व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसके पश्चात इनके संयुक्त काश्तकारी अधिकारों को मान्यता दी गई। यह विद्रोह अपने स्वरूप में स्थानीय था तथा स्थानीय मुद्दों से संबंधित होने के कारण इस आंदोलन का प्रभाव भी क्षेत्रीय स्तर पर ही रहा। यह विद्रोह पुनर्स्थापनावादी दृष्टिकोण से परिचालित था तथा यह अपने साथ पुरातन मूल्यों तथा आदर्शों को लेकर चला था। यह विद्रोह अपने स्वरूप में प्रगतिशील नहीं था, क्योंकि विद्रोह के पश्चात इसने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का कोई नया विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। मुंडा विद्रोह अंधविश्वास, हिंसक तथा उग्रवादी प्रवृत्ति से युक्त था तथा इन्हें औपनिवेशिक चरित्र की वास्तविक पहचान नहीं थी। इसलिए इनका विरोध ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एजेंटों के विरुद्ध था। वहाबी आंदोलन, वहाबी मूवमेंट। वहाबी आंदोलन मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना तथा पाश्चात्य प्रभावों को रोकना था। भारत में इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक सैयद अहमद थे,
जिनका जन्म 1786 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। 1821 में सैयद अहमद पटना आए। यहाँ के सारिकपुर परिवार में उन्हें अपना आध्यात्मिक नेता माना तथा आगे चलकर इसी परिवार ने वहाबी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया तथा पटना इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। 1831 में बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद की मृत्यु के पश्चात विलायत अली एवं इनायत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। हालांकि यह आंदोलन मुस्लिम सुधार आंदोलन था, किंतु मुस्लिम समाज पर पाश्चात्य प्रभावों को रोकने के क्रम में यह ब्रिटिश विरोधी आंदोलन हो गया। इसका मानना था कि जब तक अंग्रेजी शासन भारत पर बना रहेगा, तब तक सुधार का यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। अतः इन्होंने ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति का आह्वान किया। इस आंदोलन के दो केंद्र बने, जिसमें एक और पश्चिमोत्तर सीमांत के अफगान कबीलों की सहायता से वहाबियों ने सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया तथा दूसरी तरफ पटना को सैनिक तथा आर्थिक केंद्र बनाया, जहां से सितना को सैनिक तथा आर्थिक मदद प्रदान की जाती थी। इस समय वहाबियों को इस सीमांत क्षेत्र में सिखों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इस क्षेत्र में रणजीत सिंह के द्वारा अपनी सत्ता का विस्तार किया जा रहा था। वहाबी सितना को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए प्रयासरत थे, जबकि अंग्रेज वहाबियों के इस केंद्र को समाप्त करने पर उतारू थे। इसी क्रम में 1852, 1858, 1863 में वहाबियों एवं अंग्रेजों के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें वहाबी विफल हुए। 1863 में अंग्रेजों के द्वारा वहाबियों के विरुद्ध किए गए अम्बाला अभियान के क्रम में पटना केंद्र से वहाबियों को मिलने वाली आर्थिक व सैन्य सहयोग का पता अंग्रेजों को चल गया। 1863 में अम्बाला तथा 1865 में पटना में वहाबियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसके महत्वपूर्ण नेताओं को सश्रम कारावास की सज़ा दी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वहाबी आंदोलन का बिहार में राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनचेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार का पहला उदाहरण इसी आंदोलन के दौरान देखने को मिला है, जो आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य विषय बना। साथ ही इसने इस्लामी शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए किया गया प्रथम सामूहिक प्रयास था। यद्यपि यह क्रांति एक सिपाही विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई, किंतु शीघ्र ही इसने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों की जनता को इस संघर्ष से जोड़ लिया। जहाँ तक बिहार में 1857 की क्रांति का उद्भव का प्रश्न है, तो इसके मूल में भी अधिकांश वही कारण जिम्मेदार रहे जो कि भारत के अन्य भागों में हो रहे विद्रोह के मूल में थे। साथ ही बिहार के संदर्भ में कुछ अन्य विशिष्ट कारण भी रहे, जिसकी चर्चा अग्रलिखित है। इस समय बिहार में पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्र वहाबी आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। वहाबी पाश्चात्य प्रभावों को नकारने तथा मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना हेतु प्रयासरत थे, जिसके कारण ये ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने में आतुर थे। इस आंदोलन का दबाने के क्रम में ब्रिटिश सरकार ने इन पर कठोर कार्रवाइयाँ की, जिसके विरोध में इसके महत्वपूर्ण नेता सड़कों पर उतर आए और 1857 में क्रांति का हिस्सा बने। ब्रिटिश शासनकाल या ब्रिटिश सरकार में कृषकों एवं शिल्पकारों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ इनमें भी आक्रोश व्याप्त था। भू राजस्व की ऊंची दर, अकाल, महामारी की स्थिति में भी करों का कठोरतापूर्वक वसूला जाना, ब्रिटिश नीतियों के कारण शिल्पियों में बेरोजगारी, जिसके फलस्वरूप इनमें भुखमरी की स्थिति ने आंदोलन को और भी भयावह बनाने का कार्य किया। साथ ही देसी राज्यों के पतन के कारण ये राजकीय संरक्षण से वंचित हो गए, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। इस क्रांति का एक मुख्य कारण जमींदारों एवं सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियाँ भी थी। अपने अधिकारों की समाप्ति के कारण यह वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा था, इसलिए वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में इन्होंने अपना विद्रोह प्रकट किया। बिहार में 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण दानापुर कैंट में चर्बी वाले कारतूसों की घटना थी। इस घटना ने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में आक्रोश भर दिया, जिसके कारण विद्रोह की शुरुआत की गई या हो गई।
बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से हुई। यहाँ 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा अन्य अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई, किंतु यह विद्रोह असफल रहा तथा तीनों भारतीय सैनिकों को मृत्युदंड दिया गया। धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में फैलने लगी। 3 जुलाई को पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में संघर्ष की शुरुआत हुई। इस विद्रोह के दमन के प्रयास में अफीम व्यापार का एजेंट लायल मारा गया। अंततः पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह के दमन हेतु कठोर कार्रवाई की, अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया, 16 अन्य को मृत्युदंड दे दिया गया। मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। 25 जुलाई को दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने शाहाबाद जिले में जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। 30 जुलाई तक ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण तथा पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया, किंतु धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को भी विद्रोह ने अपने आगोश में ले लिया। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका। रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के महान सेनानायक वीर कुंवर सिंह का जन्म शाहाबाद के जगदीशपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू साहेबजादा सिंह था, जो भोज राजवंश से संबंधित थे। देश प्रेम तथा विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना उन्हें विरासत में मिली थी। बिहार में 1857 की क्रांति का नायक वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। राज्य में इस क्रांति का सफल नेतृत्व का श्रेय उन्हीं को जाता है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने जब शाहाबाद पहुंचकर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया, तब अंग्रेज़ों के मन में एक भय उत्पन्न हुआ। इससे पूर्व क्रांति की शुरुआत में पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने उन्हें पटना आकर मिलने का निमंत्रण दिया था। इससे पूर्व क्रांति की शुरुआत में पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने उन्हें पटना आकर मिलने का निमंत्रण दिया था, परंतु मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को देखते हुए उन्होंने पटना न आने का निर्णय लिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा दुर्ग की मरम्मत करवाई। साथ ही 10,000 देशभक्त सैनिकों को एकत्र किया। इस विद्रोह में उनके सहयोगियों में उनके भाई अमर सिंह, भतीजा रथभंजन सिंह, निशान सिंह, हरकिशन सिंह तथा शाहाबाद के 4 जमींदार थे। कुंवर सिंह ने अपने सैनिकों के सहयोग से संघर्ष की शुरुआत की। उन्होंने सर्वप्रथम आरा को ब्रिटिश सैनिकों से मुक्त कराने का असफल प्रयास किया, किंतु दूसरे प्रयास में उन्होंने आरा पर अधिकार कर लिया तथा नागरिक सरकार का गठन किया और स्वयं को यहाँ का शासक घोषित किया। उन्होंने इस विद्रोह के दौरान अनुशासन बनाए रखा तथा एक भी यूरोपियों की हत्या नहीं की। आरा के हाथ से निकल जाने के उपरांत ब्रिटिश सरकार सत्ते में आ गई तथा दानापुर से 500 यूरोपीय और भारतीय फौजों के साथ कैप्टन डनवर आरा पहुंचा। जुलाई 30 को हुए संघर्ष में कुंवर सिंह एक बार पुनः विजयी हुए। इस जीत ने जनता के उत्साह को और बढ़ाया तथा वह भी इस विद्रोह में शरीक हो गई। इसी बीच मेजर विंसेंट आयर ने 2-3 अगस्त को आरा पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में कुंवर सिंह की स्थिति कमज़ोर होने लगी। इस तरह आरा अभियान का पतन हो गया। इसी बीच कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध पद्धति का अनुसरण करते हुए जगदीशपुर की ओर बढ़े, किंतु आयर वहां भी उनका पीछा करते हुए आ गया और उनके महल को जला दिया गया। कुंवर सिंह यहां से बच निकलने में कामयाब रहे और सासाराम होते हुए रोहतास गए। यहाँ के रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिकों का उन्हें साथ मिला। इन सैनिकों को साथ लेकर वे लखनऊ पहुँचे। यहाँ के नवाब ने उन्हें शाही पोशाक, हज़ारों रुपए तथा आजमगढ़ के किले का फरमान देकर विदा किया। उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर की लड़ाई में हिस्सा लिया। 29 नवंबर 1857 को कानपुर में कब्जे के समय तात्या टोपे, नाना साहब के साथ कुंवर सिंह भी डिविजनल कमांडर थे। कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह की वीरता ने सबको प्रभावित किया। कानपुर की विजय के पश्चात नाना साहब को यहाँ पद स्थापित कर कुंवर सिंह आजमगढ़ की तरफ बढ़े।
यहाँ उन्हें अली करीम व इसके 300 सिपाहियों का साथ मिला। साथ ही घाघरा नदी के तट पर 1800 सैनिकों के साथ उनके भतीजे ने उनका साथ दिया। हालांकि कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु इनकी सामरिक कुशलता के आगे वे विवश थे। आजमगढ़ पर अधिकार करने के क्रम में अतरौलिया के मैदान में 22 मार्च 1858 को कर्नल मिलमैन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ भीषण संघर्ष हुआ, जिसके पश्चात उनका आजमगढ़ के किले पर अधिकार हो गया। कुंवर सिंह के आजमगढ़ विजय ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए। तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग के आदेश पर इलाहाबाद से, प्रयागराज से, लॉर्ड काके तथा लखनऊ से लुगार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आजमगढ़ पर आक्रमण किया, किंतु इससे पहले ही वीर कुंवर सिंह ने अपनी कूटनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपनी सेना को 2 टुकड़ों में बांटकर एक टुकड़ी को आजमगढ़ में अंग्रेजी सेना को उलझाने में लगाए रखा तथा दूसरी टुकड़ी के साथ निकल भागने में वह सफल रहे। भीषण संघर्ष के उपरांत अंग्रेजी सेना का आजमगढ़ किले पर अधिकार हो गया, किंतु कुंवर सिंह को पकड़ने में असफल रही। डगलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उनका पीछा किया तथा गिरफ्तारी में मदद देने हेतु 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की, किंतु वे भाग निकलने में कामयाब रहे। यहाँ से भागकर वे 20 अप्रैल 1858 को गाज़ीपुर के मनहौर गांव पहुँचे, जहाँ पर गांव वालों ने विजेता के रूप में उनका स्वागत किया तथा उन्हें सेना सहित गंगा पार कराने के लिए नौका की व्यवस्था करवाई। लेकिन इसी बीच डगलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने एक बार पुनः आक्रमण किया, लेकिन उसे असफलता हाथ लगी। इस युद्ध में हालांकि वे नदी पार कर भागने में कामयाब रहे, किंतु हाथ में गोली लगने के कारण उन्हें अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। इसी अवस्था में अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए वह 22 अप्रैल 1858 को अपने गांव जगदीशपुर पहुंचे, लेकिन इसी दौरान कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जगदीशपुर पर धावा बोला तथा कुंवर सिंह के साथ भीषण संघर्ष हुआ। हालांकि अंग्रेज जगदीशपुर पर अधिकार करने में असफल हुए, किंतु अपने जीवन के इस अंतिम युद्ध में विजय प्राप्त करने के 3 दिन बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया तथा शाहाबाद क्षेत्र में उनका नियंत्रण कायम रहा। सरकारी दबिश के बावजूद नवंबर 1858 तक अंग्रेज इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के क्षमादान के बाद ही इस क्षेत्र के विद्रोहियों ने हथियार डाले। उपर्युक्त स्थितियों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुंवर सिंह की 1857 की क्रांति में अविस्मरणीय भूमिका रही। ये अंग्रेज़ों के सामने भारतीय प्रतिरोध की सशक्त अभिव्यक्ति बनकर उभरे तथा इन्होंने अपनी सैन्य क्षमता एवं कूटनीतिक दूरदर्शिता से सबको प्रभावित किया। 1857 की क्रांति की असफलताओं में भारतीय पक्ष की सैन्य कमजोरी को एक महत्वपूर्ण कारक या कारण के रूप में देखा जाता है, किंतु कुंवर सिंह ने यह साबित किया कि अगर मन में देश प्रेम की ललक हो तो किसी प्रकार का अभाव भी आड़े नहीं आता। इसे इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी के बल पर उन्होंने जगदीशपुर से वर्तमान उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तक लंबे समय तक संघर्षरत रहते हुए लोगों को आंदोलित किया तथा अपार जन समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। इस रूप में उनकी राष्ट्रीय भावना, त्याग व बलिदान तथा कूटनीतिक दूरदर्शिता ने आगामी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। यही कारण है कि उनके असीम उत्साह एवं लड़ाकू प्रवृत्ति को देखते हुए किसी ने कहा है, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कि कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 की क्रांति के असफलता होने में महत्वपूर्ण संगठन के अभाव को एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जाता है। 1857 की क्रांति के असफल होने में मजबूत संगठन के अभाव को एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जाता है। संगठन के अभाव में विद्रोह नेतृत्व विहीनता की स्थिति में पहुंच गया था, जिससे अंग्रेज इसे दबाने में सफल रहे। ब्रिटेन की सेना अत्याधुनिक अस्त्रों और शस्त्रों से लैस थी, वहीं विद्रोहियों के पास पारंपरिक हथियार थे तथा कहीं कहीं हथियारों की भारी कमी भी देखने को मिलती है। तकनीक के स्तर पर भी वे ब्रिटेन की सेना
जो थी विश्व स्तरीय थी, जबकि विद्रोही सेना सिर्फ विरोधी भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रही थी। विद्रोहियों में संवादहीनता थी। जो विद्रोही सेना थी, विद्रोहियों के पास पर्याप्त जन समर्थन नहीं मिल पा रहा था उनको। अंग्रेजी सेना एक संगठित सेना थी और विद्रोहियों में सारे वर्ग विद्रोहियों का साथ नहीं दे रहे थे। बहुत से वर्ग अंग्रेजी सेना को भी सहायता पहुंचा रहे थे। बेतिया और हथुआ के राजा, मुजफ्फरपुर का महंत परिवार आदि शामिल था, जो अंग्रेजी सरकार की सहायता कर रहा था दमन में विद्रोह के। 1857 की क्रांति में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिहार के लगभग सभी वर्ग क्रांति में भागीदार थे, परंतु जिन कारणों से यह क्रांति राष्ट्रीय स्तर पर असफल हुई, उसमें यह था मजबूत संगठन की कमी, अस्त्र शस्त्र की कमी या तकनीकी रूप से उन्नत नहीं थे अस्त्र शस्त्र, संचार व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इन सब कमियों के साथ साथ आम आदमी का अपेक्षित सहयोग ना मिल पाना, यह एक एकांगी कारण बनकर रह गया। अपने अपने व्यक्तिगत हित के लिए लोग लड़ रहे थे, इसलिए सम्मिलित रूप से विरोध नहीं कर पा रहे थे और सम्मिलित रूप से विरोध करने के बावजूद भी अंग्रेजी सरकार इसको दबाने में कामयाब रही। अगर इस विद्रोह के समग्र प्रभावों को देखें तो विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने की विद्रोहियों की कोशिश एक देशभक्तिपूर्ण एवं प्रगतिशील कार्रवाई थी। अपनी विफलता के बावजूद इसने एक महान उद्देश्य की प्राप्ति की। यह आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा सूत्र बना, जिसने वह हासिल कर दिखाया जिसे प्राप्त करने के लिए क्रांति आरंभ हुई थी। इसके रिज़ल्ट को देखें। 1857 के